नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए मार्केट यहाँ पे क्लोज़ हो चुका है, लेकिन आज यहाँ पे ऐसे गिरावट देखने को मिल रही है कि काफ़ी लोग यहाँ पे परेशान होंगे। खासतौर पे वो जो पीएसयू स्टॉक को ओन करते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट या फिर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पीएससी। तो कोई भी आप यहाँ पे सरकारी कंपनी को उठा लें, यहाँ पे ज़बरदस्त पिटाई देखने को मिल रही है। तो इसके पीछे का रीज़न है कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है इसमें, इन सारी कंपनियों में। और जिस प्रकार का अनयूजुअल रनअप रहा था, ये देखिए बहुत लोग नहीं टाइम कर पाते हैं। जब आप प्रॉफिट अच्छा खासा बना रहे हैं तो उसको फिर लेके निकलना भी आपको आना चाहिए। तो बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर मैं जानता हूँ जो कि ऑलरेडी निकल चुके हैं। तो अब देखते हैं कि प्रॉफिट आपका यहाँ पे कम होते हुए जब दिखेगा तो कितने लोग होल्ड कर पाते हैं, क्योंकि ये सब मेंटल गेम है और यहाँ पे एक्सपीरियंस से ये सब आता है। अगर कोई न्यू कमर है मार्केट में तो वो पहली बार इतना प्रॉफिट देख के सोचेगा कि अभी ये फिर से वापस बढ़ने वाला है, लेकिन फिर टाइम भी लग सकता है। तो ये चीज़ें हैं, एक्सपीरियंस के साथ लोग यहाँ पे सीखते हैं। तो एक बार इंडेक्स चेक कर लेते हैं। तो पीएसयू बैंक का जो इंडेक्स है यहाँ पे 4.5% टूटा है। इसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का इंडेक्स है 4% के आसपास, ये भी टूटा है। और रही बात अगर हम यहाँ पे साइज़ के हिसाब से देखें तो स्मॉल कैप जो इंडेक्स है वो 3.5% टूटा है। तो बहुत भयंकर गिरावट आई है ये मंडे को यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं रियलिटी इंडेक्स तो सबसे आगे रहता ही है गिरावट में। इसका अगर आप इंडेक्स का साइज़ देखेंगे, अगर पॉइंट वाइज देखेंगे तो सबसे कम है ये 850 है, यानी कोई भी रिटर्न इसने जनरेट नहीं किया। एनर्जी का इंडेक्स देखेंगे तो 2.5% ये भी गिरा है। मेटल हो गया, मिड कैप अगर देखें तो मिड कैप भी 2.5% गिरा है। कमोडिटीज़ 2% गिरा है। तो ओवरऑल हर सेक्टर में अक्रॉस द सेक्टर गिरावट देखने। बैंक निफ्टी जिसमें 12 बड़े बैंक यहाँ पे हैं तो ये भी लगभग 1.6% गिरा है। इंफ्रा का यहाँ पे 1.25% गिरा है यहाँ पे। तो सारे ही सेक्टर्स में निफ्टी, हालांकि निफ्टी अगर कोई देखे तो कहे कि 0.76% डाउन है। और अगर मेरा पोर्टफोलियो अगर कोई उठा के देखे, अपना कोई पोर्टफोलियो उठा के देखे तो कहेगा कि नहीं 0.76 से तो कहीं ज़्यादा पोर्टफोलियो डाउन है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स या फिर माइक्रो कैप का स्टॉक यहाँ पे कंसंट्रेशन पोर्टफोलियो में ज़्यादा रहता है। लार्ज कैप है ये जो आप देख रहे हैं 0.76, ये सिर्फ लार्ज कैप है। 50 लार्ज कैप कंपनियाँ भारत की, तो वो लोग बहुत लोग होल्ड नहीं करते लार्ज कैप। कहाँ कंसंट्रेशन होता है? मिड कैप स्मॉल कैप में। इसलिए यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो में, सबके पोर्टफोलियो में ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही होगी। आईटी सेक्टर हरा था, फार्मा सेक्टर हरा था। इनको हम कहते हैं यहाँ पे थोड़ा डिफेंसिव कहते हैं, कि जब सारे सेक्टर गिरते हैं तो ये थोड़ा सा स्टेबल रहते हैं, गिरते नहीं हैं। इसमें एफएमसीजी ऐड कर सकते हैं, कंजम्पशन वाला सेक्टर, ये भी देख सकते हैं बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है। तो ये रही बात यहाँ पे इंडेक्सेस की। एक बार स्टॉक्स पे नज़र डालते हैं एक बार। देखिए रेलवे स्टॉक्स में भयंकर तेज़ी देखने को मिल रही थी, लेकिन आज देखिए सीन बिल्कुल पलट गया है। राइट्स 11% नीचे है, इरकॉन जो है 12.5% नीचे है, और यहाँ पे IRFC 13.5% नीचे है। तो ये बड़ी कंपनी है, IRFC तो सबसे बड़ी कंपनी है इनमें से, लेकिन ये भी 13.5% गिरी है। इरडा तो इसमें सर्किट चल रहा 5-5% का, लेकिन अगर ये सर्किट न रहता तो मैं श्योर हूँ कि इसमें भी डबल डिजिट में गिरावट देखने को मिलती। RVNL में भी 11.5% की गिरावट है। तो ये सब रेलवे स्टॉक्स का हाल है। अगर आप और भी अक्रॉस सेक्टर जाएंगे, डिफेंस सेक्टर में जाएंगे तो देखेंगे भारत डायनेमिक्स नीचे है। भारत फोर्ज जो कि हालांकि कह सकते हैं कि इसका रिजल्ट का इम्पैक्ट हुआ, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिरावट हुई है उसमें। तो सारे ही सेक्टर में यहाँ पे गिरावट देखने में। लार्ज कैप्स में आपको मैं नाम दिखा दूँ, NHPC यानी नेशनल हाइडल पावर कॉरपोरेशन जो है 16% नीचे है। तो रीज़न सिंपल है, ये जो भी स्टॉक्स आपको यहाँ पे, हालांकि इसका नंबर आया था भारत फोर्ज का Q3 का, इसलिए नीचे है। IRFC में दिखाई चुका हूँ। इंडियन ओवरसीज़ बैंक देख सकते हैं कि ये 10% नीचे। येस बैंक तो भी एक बहुत वोलाटाइल काउंटर है, 10% ये भी नीचे है। इसके अलावा स्टील अथॉरिटी 8-8.5% नीचे, IDBI बैंक 8% नीचे, टाटा पावर 7% नीचे। तो ये सब कंपनियां हैं जो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा गिरी हैं। और अगर आप यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन देखेंगे तो यूनियन बैंक, REC और ये सब जो सरकारी बैंक्स हैं या फिर सरकारी कंपनियां हैं, इनमें एक चीज़ आपको कॉमन दिखेगी कि ये देखिए ये रनअप कितना स्ट्रांग रहा है। ये मंथली चार्ट मैंने खोला है, ये कितना शानदार रनअप रहा है। अगर हम यहाँ पे NHPC की बात कर लें तो ये 20 रुपये का हुआ करता था, 20 से आज यहाँ पे 100 के ऊपर निकल गया था, हालांकि अभी 80 पे है। तो ये इस तरह का जब रनअप होता है, मतलब 4 गुना 5 गुना स्टॉक हो गया, तो फिर इस तरह की गिरावट भी आती है बीच में। सेम केस विथ IRFC भी देखिए 20-25 के आसपास का हुआ करता था, आज कितना 130 है। मतलब इतना गिरने के बावजूद भी, आज गिरावट के बावजूद भी IRFC का जो स्टॉक है यहाँ पे, ये देख सकते हैं
कि इसका भाव जो है 20 रुपये को हुआ करता था, आज 132 है, तो यानी 6-7 गुना हो चुका है। तो ये चीज़ें आती रहती हैं बीच में। अगर कोई लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर है तो उसको ये चीज़ें भी झेलनी आनी चाहिए। अगर नहीं झेल पाता कोई, जैसे आज 13.5% ये गिरा है, जो आज पैनिक में आके इसको बेच देगा, फिर अगर कंपनी आगे अच्छा करती है तो फिर वो उस चीज़ को यहाँ पे भुना नहीं पाएगा। एक बार IRFC से रिलेटेड हम इसका कंपनी का देखते हैं कि साइज़ कितना है कंपनी का। अगर आप देखें तो मार्केट कैप 2 लाख करोड़ के ऊपर है। तो देखिए, ये एक NBFC है, बेसिकली रेलवे को फाइनेंस करती है। ये अभी इतना ज़्यादा स्ट्रेच हो गया था कि इसके वैल्यूएशन जो है कुछ जो नॉर्मल NBFCs होते हैं, HDFC बैंक से भी ज़्यादा हो गया था इसका वैल्यूएशन, प्राइस टू बुक वैल्यू। तो ये चीज़ जब होती है तो यहाँ पे जब प्रॉफिट बुकिंग आती है तो इसी तरह की आती है, 13.5%, 14%, और ये कंटिन्यू रहती है। तो आप यहाँ पे समझिए बात को कि मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे जब भी बहुत भयंकर तेज़ी बन जाती है बिना रीज़न के, देखिए रेल यहाँ पे ये सारे स्टॉक्स रेलवे के हों या फिर सरकारी कंपनियाँ हों, ये बिना रीज़न के भाग रहे थे। लेकिन जब यहाँ पे इनके वैल्यूएशंस काफ़ी स्ट्रेच हो जाते हैं तो फिर गिरावट भी इसी तरह की बनती है। अब देखते हैं कितने लोग होल्ड कर पाते हैं इस टाइम से इसको आगे के लिए, क्योंकि फ्यूचर तो मेरे ख्याल से सही ही है, फ्यूचर में कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप किसी 20 वाले को अगर आप 100 में ख़रीद रहे हैं तो फिर आपका प्रॉफिट बनाने का यहाँ पे क्षमता यहाँ पे कम हो जाएगी। जैसे 20 रुपये वाले में आपका चांस ज़्यादा था प्रॉफिट बनाने का, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे अमाउंट कम हो जाएगा। तो ये चीज़ है, कहीं भी स्टॉक को रनअप, अगर कोई स्टॉक रनअप हो रहा है तो वहाँ पे उसको चेज़ नहीं करना चाहिए, उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। हाँ, टाइम देना चाहिए स्टॉक को गिरने का। जैसे ये गिर रहा है तो इसको डेली चार्ट पे खोल लेते हैं IRFC को और देखते हैं कहाँ सपोर्ट है। तो सपोर्ट काफ़ी नीचे है, सपोर्ट 105 पे दिख रहा है। यहाँ पे कैसे दिख रहा है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस था, 105 को ब्रेक किया, सीधे 180 के ऊपर निकला, तो 105 यहाँ पे सपोर्ट है IRFC में। ये आप देख सकते हैं 105 अगर आता है तो फिर आप यहाँ पे सोच सकते हैं बाइंग पोजीशन बनाने की या फिर ऐड करने के लिए। सारे रेलवे स्टॉक्स को मैं आपको यहाँ पे सपोर्ट लेवल जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। इसी तरह राइट्स का 535 के आसपास है, 535, 105 हो गया। IRFC का 535 इसका हो गया। और आगे आते हैं तो इरकॉन भी देख लेते हैं। इरकॉन में अगर हम देखें तो इरकॉन तो मेरे ख्याल से सपोर्ट इसका काफ़ी यहाँ पे नज़दीक ही है, और ये सपोर्ट आपको 177, 180 के आसपास मिल जाएगा। तो इरकॉन में मेरे ख्याल से ज़्यादा गिरावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये देखिए 180 के आसपास वाला ये सपोर्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये रही बात इरकॉन की। IRFC का हम लोग देख चुके हैं। एर्डा का एक बार देख लेते हैं। तो एर्डा का मेरे ख्याल से ये देखिए बहुत दिन पहले वीडियो बना था कि गैप है 80 के अराउंड, और एक रिपोर्ट भी कोई निकली थी जिसमें उन्होंने कहा था टारगेट 80 का है, लेकिन ये तो बढ़ के 180 के ऊपर 200 तक पहुँच गया। तो अब वो चीज़ यहाँ पे बदलती हुई दिख रही है। 125 का इसमें आप सपोर्ट मान सकते हैं, 125 इसके नीचे आएगा तो फिर डिस्कस करेंगे, हालांकि उसका कोई पॉइंट नहीं है अभी डिस्कस करने का। RBNL भी देख लेते हैं। तो RBNL में सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा अराउंड 186, 185 के आसपास। तो ये कुछ 5-6 रेलवे कंपनी जिस पे हमने सपोर्ट यहाँ पे देखने की कोशिश की। गिरावट भयंकर होती है, लेकिन तेज़ी भी भयंकर ही हुई थी। ऐसा नहीं है कि ये देख सकते हैं बहुत ही मल्टीपल फेजेज़ में बहुत तेज़ यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली थी बहुत ही कम टाइम में। तो अब गिरावट भी इसी तरह देखने को मिलेगी। 185 पे आता है तो स्टेबल होगा और लोग यहाँ पे पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे एक बार RBNL का दिखाता हूँ आपको प्राइस टारगेट। अभी देख सकते हैं 213 का प्राइस टारगेट है। 213 का प्राइस टारगेट का क्या सेंस है, अभी 229 पे है और प्राइस टारगेट जो निकल के आ रहा है वो इससे नीचे निकल के आ रहा है। तो ऑलरेडी जितने टारगेट प्राइस है सबको अचीव करके ये काफ़ी ऊपर है। तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यही था, थोड़े से एनालिसिस थी कि रेलवे स्टॉक्स में, PSU स्टॉक्स में सपोर्ट किधर है और क्या इस फेस से कैसे हमें इसमें होल्ड करना चाहिए इन सारी कंपनियों को।